देखो सेलों का संयोजन, सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सेल्स होती क्या हैं। जिस तरीके से हमने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, संधारित्रों का संयोजन किया था, उसी तरीके से सेलों का संयोजन करने वाले हैं। तो सेलों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। कौन कौन सा होता है? पहला कौन सा हो जाएगा? श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन, और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में सेलों का संयोजन। तो पहला वाला जो है वो देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट है हमारा श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन या सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ध्यान से देखेंगे पहले ऐसे ढंग से। सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि ऐसा संयोजन जहां पर विद्युत धारा की वैल्यू कैसी होती है भाई? सेम। तो कितनी भी सेल्स दे रखी हो, उन सेल्स के अंदर अगर धारा की वैल्यू सेम जा रही है, जितनी भी सेल्स हैं, इसका मतलब है वो श्रेणी क्रम में संयोजित हुआ है। और समांतर क्रम का क्या मतलब होता है भाई? धारा अलग अलग जानी चाहिए। और समांतर क्रम में बोल सकता हूँ कि विभवांतर कैसा होता है, वहाँ पर सेम होता है। इतना सा डिफरेंस होता है। या आप ऐसा देख सकते हैं कि एक ही वायर से अगर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो श्रेणी क्रम में हो जाता है, और अलग अलग वायर से अगर जुड़ गए तो वो क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले समझना है अच्छे से। जैसे पहली शेल हमारे पास में यहाँ पर ये दे दी है, ये रही पहली शेल। इसका जो वैद्युत वाहक बल है वो मैंने E1 मान लिया, और आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया? मैंने R1 मान लिया है। इसी तरीके से एक दूसरी शेल ले लेते हैं। इधर वैद्युत वाहक बल E2 हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया? मैंने R2 मान लिया। इसी तरीके से बहुत सारी शेल्स हम ले लेते हैं, बहुत सारी सेल्स जुड़ी हुई हैं, और मैंने मान लिया यहाँ पर कितनी शेल जुड़ी हुई हैं भाई? N सेल जुड़ी हुई हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ En, और जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा भाई? इसका Rn हो जाएगा। N सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया गया है, और ये किसी न किसी बाह्य परपथ से जुड़ा हुआ होगा। बाह्य परपथ तो होगा ही होगा, और बाह्य परपथ का जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? कैपिटल R से प्रदर्शित कर देते हैं। तो E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, इस तरीके से मैंने मान लिया N सेलों का संयोजन किया हुआ है, और बाह्य प्रतिरोध कितना है? R है। अब यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पर कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E नेट कितना हो जाएगा, या कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R नेट कितना हो जाएगा, या यहाँ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, कुल धारा का कितना यहाँ से प्रवाहित हो रही होगी, धारा हमें निकालने के लिए पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। अगर मुझे निकालना है कुल वैद्युत वाहक बल, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कुल वैद्युत वाहक बल। तो कुल वैद्युत वाहक बल अगर निकालना है, यानी ई नेट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे सेल्स का संयोजन एक तरीके से हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव है। तो एक ही तरीके से अगर ये संयोजित की जा रही हैं, यानी जिस तरफ ये धारा को भेजना चाह रही है उसी तरफ ये भी धारा को भेजना चाह रही है, उसी तरफ ये भी धारा को भेजना चाह रही है, जितनी भी सेल्स यहाँ जुड़ी हुई हैं सेम ही डायरेक्शन में अगर धारा को भेजना चाह रही हैं, इसका मतलब है उन सभी सेलों का जो वैद्युत वाहक बल दिया हुआ है उन सभी को आप जोड़ सकते हो। कि जैसे ये 10 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की है, तो उन सभी वोल्टेज को ऐड कर दो, आपको टोटल वैद्युत वाहक बल निकल के आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जब सेलों का टर्मिनल एक तरीके से हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से जो है एक ही तरफ जो है धारा को भेजना चाह रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 E4, और कहाँ तक है ये भाई? En तक हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर कुल वैद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें निकालना है कुल आंतरिक प्रतिरोध, क्या निकालना है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर आंतरिक प्रतिरोध पूछ लिया जाए, यानी R नेट की बात हो रही है, तो आंतरिक प्रतिरोध R नेट पूछा जाए, तो देखो R1, R2, R3, R4, Rn, ये सभी के सभी जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो श्रेणी क्रम में कैसे होता है भाई? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वो भी जोड़ दिया जाता है। तो आप सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो कि R नेट किसके बराबर मिल जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितना दे रखा है? Rn दे रखा है, तो इसे आप जो है डायरेक्टली ऐड कर दोगे। तो ये तो आ जाएगा कुल वैद्युत वाहक बल, और ये आ जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये दोनों इस तरीके से निकल जाएंगे। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ से विद्युत धारा बताइए कितनी प्रवाहित हो रही होगी, धारा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई नेट अगर आपको निकालना है तो आई जो धारा है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R, ये होता है। V यानी वोल्टेज जो होता है। यहाँ पर वोल्टेज का कौन काम करेगा? वैद्युत वाहक बल करेगा। तो आप इतना कर दोगे कि मैं यहाँ पहले उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ एक बार, कि हम जानते हैं I किसके बराबर होता है भाई? V अपॉन R के बराबर होता है। ओम्स लॉ यही तो होता था। यानी यहाँ अगर मुझे कुल धारा निकालनी है तो V की जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? E नेट, जो भी कुल वैद्युत वाहक बल है। मैंने आपको बताया भी था, जो काम विभव
वोल्टेज का काम होता है वही काम कौन करता है, वैद्युत वाहक बल भी करता है। तो V की जगह कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। और R का मतलब होता था कुल प्रतिरोध, वहाँ पर एक ही तरीके का प्रतिरोध होता था, बाह्य प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से प्रतिरोध हैं भाई, एक तो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध इतना आ रहा है, R नेट से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। और आंतरिक के साथ साथ में कौन सा प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध भी है। यानी कि अगर आपको कुल प्रतिरोध लिखना है तो क्या लिखोगे भाई, R नेट प्लस R। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप विद्युत धारा को निकाल सकते हो कि कितनी विद्युत धारा यहाँ से पास कर रही होगी। तो आई नेट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर। इस तरीके से आप विद्युत धारा को निकाल पाओगे। क्लियर है भाई, ऐसे है। तो ये याद रखने बहुत सिंपल तरीके से, दोनों वैद्युत वाहक बल जुड़ गए हैं, प्रतिरोध जुड़ गया है, आई नेट बराबर ई नेट अपॉन आर नेट प्लस कैपिटल आर। जितना भी प्रतिरोध है बाह्य वाला और आंतरिक वाला उन्हें जोड़ दोगे, आप धारा निकाल सकते हो। अब ये तो श्रेणी क्रम में है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बता दिया है कि इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये टर्मिनल चेंज होते, सपोज मैं आपसे बोल देता कि E2 का जो टर्मिनल है वो बदल जाता, तो अगर ये बदल जाता तो पता क्या अंतर आता, सपोज ये पॉजिटिव इधर आ जाए, नेगेटिव इधर आ जाए, तो होता क्या, ये वाला इधर भेज रहा है और ये वाला किधर धारा को भेजता, उसके विपरीत दिशा में भेजता। तो ये क्या करने लग जाता, वहाँ पर अपोज करने लग जाता। तब क्या हो जाता है भाई, जब आप वैद्युत वाहक बल कुल निकालोगे तो क्या लिखते, जो एक ही दिशा में धारा को भेज रहे हैं उनको तो आप जोड़ देते, और जो अपोजिट डायरेक्शन में धारा को भेज रहा है उसको क्या करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ता है। यानी वहाँ पर लिखते आप E1 माइनस E2 प्लस E3 E4 E5 जो भी आ रहा है उस तरीके से करते हैं। तो अपोजिट टर्मिनल अगर आ जाए, जुड़ जाए, तो आपको फिर उसे घटाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन की मदद से मैं इसे आपको बता रहा हूँ, तो किस तरीके से हो सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने मान लिया 40 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध मैंने मान लिया 1 ओम दे रखा है, और इधर मैंने मान लिया ये जो है 50 वोल्ट है, और ये मैंने मान लिया 2 ओम का है, और ये मैंने मान लिया 10 वोल्ट, और ज़्यादा मान लेते हैं इसको जो है थोड़ा सा, ये मैंने मान लिया 80 वोल्ट, और जो प्रतिरोध है वो भी इसका 2 ओम ही मान रहा हूँ। और इस तरीके से एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, और बाह्य प्रतिरोध जो है इसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो है 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये परिपथ है, तो शेल्स हैं, 3 सेल हैं यहाँ पे, और ये बाह्य प्रतिरोध भी है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर धारा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नेट कितना हो जाएगा। तो आई नेट अगर आपको निकालना है तो हमने अभी अभी फॉर्मूला आपको बताया है भाई, क्या फॉर्मूला होता है आई नेट का, आई नेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पे अगर मुझे ई नेट लिखना है तो ई नेट कैसे लिखेंगे, देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, धारा को इधर भेज रहा होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, धारा को ये इधर भेज रहा होगा, उसके विपरीत दिशा में भेज रहा है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी धारा को इधर भेज रहा है। तो ये दोनों तो धारा को इधर भेज रहे हैं, और ये किधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है। तो अपोज कर रहा है धारा का, नहीं कर रहा है। अपोज करने की वजह से आप इसको घटाओगे, यानी 40 माइनस 50 प्लस क्या करोगे भाई 80 अपॉन कुल प्रतिरोध देखना है। अब आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 2, और बाह्य प्रतिरोध कितना है 10। यानी आई नेट अगर आपको निकालना है तो देखो कितना मिल जाएगा, ये 70 बटे कितना आ रहा है 15 हो रहा है ये, तो लगभग कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो 4.6 एम्पियर की धारा यहाँ से निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई 4.6। अब यहाँ पर बच्चों का एक और डाउट आने लगता है भाई, कुछ बच्चे कहने लगते हैं जी आपने जो है ये घटा दिया है -50 वोल्टेज, तो जो प्रतिरोध आप जोड़ रहा है ये वाला, इसको भी घटाओ, फिर आप 1 और 2 ये जोड़ दो, और इस वाले को क्या करो, घटाना पड़ेगा। इसको घटाना चाहिए जब ऊपर वाले को आप घटा रहे हो। तो प्रतिरोध को आपने क्यों नहीं घटाया है, तो प्रतिरोध को हमने इसलिए नहीं घटाया है कि धारा भाई इधर जाए चाहे इधर जाए। प्रतिरोध का तो मतलब ये होता है धारा को रोकना, धारा चाहे इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को रोकना, धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करना। तो इसीलिए ये भी रोकेगा, ये भी रोकेगा, सभी के सभी जितने भी प्रतिरोध हैं वो सभी के सभी यहाँ पे रोक रहे हैं, इसीलिए इनको क्या किया है, हमने ऐड किया है। तो इस तरीके से हम आई नेट निकाल लेते हैं कि ये हमारी धारा की वैल्यू आ रही हो। क्लियर है। अब एक और वो आता है यहाँ पे कि भाई अगर ये जो हमने अभी श्रेणी क्रम में संयोजन किया है,
यहाँ पर सभी के सभी जितनी भी शेल्स हैं ये एक समान हो जाएं। कैसी हो जाएं? एक समान शेल आ जाएं, तब क्या हो जाएगा? तो एक समान सेलों का संयोजन और देख लेते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं एक समान शेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन। एक समान सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, ध्यान से देखो इसे। एक समान का मतलब है उनका वैद्युत वाहक बल भी सेम होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा। तो ई आर मान लिया, ये भी कितना होगा भाई? ई आर। और कितनी एक समान सेल ले लेते हैं हम? एन ले लेते हैं, एन एक समान शेल हैं। इस तरीके से बहुत सारी शेल्स जुड़ी हुई होंगी और ये मैंने जो है यहाँ पे जोड़ दिया। कितने बार जुड़ा हुआ होगा? एन बार आप मान सकते हो। बाह्य प्रतिरोध होगा ही होगा, बाह्य प्रतिरोध मैंने आर मान लिया, ये एन टाइम्स है यानी एन बार जुड़ा हुआ है। अब अगर बोला जाए कि बताइए विद्युत धारा कितनी आनी चाहिए, नेट जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप ई नेट निकाल लोगे। तो ई नेट यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? ई नेट तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितनी बार जोड़ा गया है? एन बार जोड़ा गया है, एन बार जोड़ा गया है। तो इन्हें अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये एन ई के बराबर हो जाएगा। तो ई नेट कितना आ गया? एन ई आ गया। भाई 2 होते 10-10 तो कितना हो जाता? 20 हो जाता। 5 होते तो 50 हो जाता। 10-10 के अगर होते तो एन है तो एन इंटू ई हो जाएगा वो, है ना। इसी तरीके से अगर आपको आर नेट चाहिए तो आर नेट प्रतिरोध भी जुड़ जाएंगे, यानी आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितनी बार जुड़े हुए हैं भाई? ये भी एन बार जुड़ा हुआ है। तो आर नेट किसके बराबर आ जाना चाहिए यहाँ पर भाई? एन आर के बराबर आ जाना चाहिए। अगर आपको आई नेट निकालना है तो हम जानते हैं आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ई नेट अपॉन आर नेट प्लस कैपिटल आर, यानी आई नेट यहाँ से कितना आ जाएगा? ई नेट कितना आ रहा है? एन ई, और ये कितना आ रहा है? एन आर प्लस कैपिटल आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आ जाएगा आई नेट इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अगर एन एक समान दे रखे हो तो, श्रेणी क्रम में अगर दे रखे हो तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो एन एक समान सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, बहुत सिंपल तरीके से वही है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं समांतर क्रम में संयोजन अगर हो जाए तो सेलों का समांतर क्रम में संयोजन अगर आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। ये थोड़ा हटके है, जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन देखा था, कुछ इस तरीके से नहीं मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा सा अलग से है, ध्यान से देखना इसे। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास एक शेल दे रखी है, ये रही, कितनी है? E1 R1, और इधर मैंने मान लिया ये है E2 R2, और n अगर माने तो ये n टाइम्स इसी तरीके से चलता जा रहा होगा पूरा खेल। और इसे मैंने मान लिया En, और ये कितना है भाई? Rn। और ये जो है किसी न किसी बाह्य परपथ से जुड़े हुए होंगे, और बाह्य परपथ जो है उसका जो प्रतिरोध है वो मैंने कितना मान लिया? कैपिटल R। 1 2 3 4 5 n मान लिया। तीनों के लिए भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप n के लिए ही करो, 3 के लिए भी निकाल सकते हो। और ये बाह्य परपथ है, बाह्य परपथ कितना है? कैपिटल R है। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि भाई बताइए यहाँ पर तुल्य विद्युत धारा, तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना होगा, या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या फिर तुल्य विद्युत धारा अगर हमें निकालनी होगी तो धारा हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे भी, तो करते हैं इसको भी। तो देखो ये तो हमें पता है कि अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो चाहे पहली शेल हो, चाहे दूसरी शेल हो, चाहे तीसरी शेल हो, कितनी भी शेल हो, चाहे एन भी शेल हो, उन सभी शैलों के बीच में जो वैद्युत वाहक बल है उसका मान कितना है? जो वैद्युत वाहक बल है, जो विभवांतर है उसका मान कैसा होगा? समान हो। V की वैल्यू सेम होगी इन सभी के अंदर। जितना यहाँ विभवांतर है उतना यहाँ विभवांतर है, उतना यहाँ विभवांतर है, उतना यहाँ विभवांतर, हर जगह विभवांतर की वैल्यू कैसी रही होगी? सेम रही होगी, विभवांतर तो समान ही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे I इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ या I नेट निकालना चाहूँ, तो जैसे यहाँ से मैंने मान लिया I धारा जा रही है, तो इधर से I1 धारा चली गई होगी, इधर से I2 धारा चली गई होगी, और इधर से IN वहाँ है तो IN धारा चली हुई होगी। इस तरीके से धारा भी जा रही होगी, अलग अलग तारा में अलग अलग धारा जा रही होगी। और ये अलग अलग जब धारा जा रही है I1, I2, I3, I4, IN, ये सब किसके बराबर है? इक्विवेलेंट धारा के तो बराबर हैं। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि I इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 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 कहाँ तक जा रहा है भाई? ये IN तक जा रहा है, तो IN में लिख सकता हूँ।
और ये होता भी है। समांतर क्रम में अगर कोई भी डिवाइस जुड़ी हुई है तो अलग अलग तारों में जो जाने वाली धारा है उन सभी का अगर योग कर लोगे तो वो कुल धारा के बराबर निकल के आ जाती है। जैसे 3 तार हैं तो 3 में डिवाइड हो गया, तो I1 I2 I3 कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे उसे आप। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो जितनी भी धारा जा रही है उन सभी को जोड़ दोगे तो किसके बराबर निकल के आ जाएगी, I इक्विवेलेंट के बराबर निकल के आ जाएगी। हमने एक रिलेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में कि V किसके बराबर होता है भाई, E माइनस के IR होता है। अगर मैं IR को इधर लेके आ जाऊँ तो IR यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा भाई, IR इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा E माइनस V, यानी I अगर निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, E माइनस V अपॉन R। ये एक जनरल फॉर्मूला आएगा विद्युत धारा का, किसके पदों में आएगा, E और V और R के पदों में निकल के आ रहा है। अगर मैं ये वैल्यू, ये फॉर्मूला इन सभी के लिए अप्लाई कर दूँ तब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्विवेलेंट की जगह में क्या लिखूंगा, E इक्विवेलेंट माइनस के V अपॉन में क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 की जगह क्या लिखूंगा, E1 माइनस V अपॉन R1। I2 की जगह क्या लिखूंगा, E2 माइनस V अपॉन R2। I3 की जगह क्या लिखूंगा, E3 माइनस V अपॉन R3 प्लस nth वाले के लिए क्या लिख दूंगा भाई मैं, En माइनस V अपॉन Rn। ये समझ में आया आपको, I धारा इसके बराबर है और I की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, E माइनस V अपॉन R। इन सभी के लिए अलग अलग मैं लिख रहा हूँ। नेट वाले इक्विवेलेंट वाले के लिए ये आगे, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे भाई यहाँ पे, कि सभी के लिए विभवांतर कैसा आ रहा है, सेम है, V सब के लिए सेम आ रहा है। लेकिन वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध हो सकता है अलग अलग हो, तो वो अलग अलग भी आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम आ रहे हैं। अच्छा, इसे देखते हैं, जो R इक्विवेलेंट है उसको मैं दोनों तरफ अगर अलग अलग कर दूं तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस के V अपॉन R इक्विवेलेंट। मैंने इसे सेपरेट कर लिया है तो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। इसको यहाँ पर आप अगर देखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो, V वाले टर्म को मैं एक तरफ लिख रहा हूँ और E1 E2 E3 E4 जितने भी टर्म है इन सबको मैं एक तरफ लिख रहा हूँ। तो देखना बनेगा क्या, इधर बनेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस En अपॉन Rn। ये वाला टर्म मैंने अलग लिख लिया, और जो माइनस V अपॉन R1 है, माइनस V अपॉन R2, माइनस V अपॉन R3, माइनस V अपॉन Rn, ये बिल्कुल एक तरफ जाएगा। तो उसे मैंने माइनस का साइन लगाया, और माइनस का साइन लगाने के बाद में इन सभी में से V कॉमन आएगा, V को मैंने बाहर रख लिया, और बनेगा क्या, मिलेगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 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 1 अपॉन Rn, ऐसा कुछ मिलेगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझो इसे दोबारा। R इक्विवेलेंट को अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया। यहाँ पे भी अगर R1 को इधर मल्टीप्लाई अलग करो, इधर करो, अलग अलग टर्म में डिवाइड करोगे तो E वाला मैंने एक तरफ लिख लिया, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3, En अपॉन Rn। और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस के V अपॉन R1, माइनस V अपॉन R2, माइनस V अपॉन R3, माइनस के Vn अपॉन Rn। इन सभी में से मैंने V को, माइनस V को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन Rn, ये हमारा मिलेगा। अब इसको ये गौर से देखो, इन दोनों को, है ना, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को अगर आप कंपेयर करना चाहो, क्या करना चाहो, कंपेयर, तुलना करना चाहो, तो तुलना अगर आप करोगे तो ये वाला टर्म इस पूरे टर्म के बराबर होना चाहिए, और ये वाला टर्म इस पूरे टर्म के बराबर होना चाहिए। कर सकते हो तुलना, दोनों के बीच में नेगेटिव आ रहा है भाई, ये V वाला पद है, ये V वाला पद है, ये इक्विवेलेंट वाला पद है, ये इक्विवेलेंट वाला पद है। तो दोनों तरफ अगर तुलना करोगे तो ये पूरा टर्म, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा टर्म किसके बराबर होना चाहिए, इस पूरे टर्म के बराबर होना चाहिए। और ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर कर रहे हैं हम, तो अगला स्टेप लेना पड़ेगा फिर, है ना। तो समीकरण की तुलना करने पर, अगर आप तुलना करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है उसे लिखो, यार E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये देखो किसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा इसके बराबर। यानी मैं लिख रहा हूँ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस En अपॉन Rn, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ से आप इसे अभी फ़िलहाल के टाइम पे यहीं छोड़ दे रहा हूँ मैं इसे E इक्विवेलेंट को, और चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट बराबर
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस EN अपॉन RN। R इक्विवेलेंट ऊपर डिवाइड में चला जाएगा, उस ऊपर वाले डिवाइड को आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा इसे सॉल्व करोगे तो। E इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 EN अपॉन RN अपॉन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि R इक्विवेलेंट ऊपर जाता है, ऊपर वाले को मैं किधर ले आया, नीचे की ओर ले आया हूँ। तो ये जनरल फार्मूला है वो ये मिलता है। ये बहुत बड़ा सा फार्मूला लग रहा है देखने में, लेकिन पैटर्न पे आधारित है, आप याद रख सकते हैं आसानी से। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन में करते जाओ, और डिवाइड में क्या आ रहा है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ रहा है। अभी मैं R इक्विवेलेंट को भी निकालूंगा और भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हमने लेफ्ट साइड को कंपेयर करके निकाल लिया है। अगर मैं राइट को कंपेयर करूँ, V अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर आएगा V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN, ऐसा मिलेगा अगर उसे आप कंपेयर करते तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे V से V कैंसिल हो रहा है, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN। ये बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला। तो प्रतिरोध वाला तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में R1 R2 RN अगर जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य कितना आएगा, डायरेक्ट भी हम करते तो यही निकालते। तो ये तो वही है, प्रतिरोध तो बिल्कुल वही आ रहा है ना। बदला क्या है, E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 EN अपॉन RN और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। इस R इक्विवेलेंट की जगह आप ये पूरा भी पुट कर सकते हो। बुक्स वगैरह में जब आप फॉर्मूला देखोगे ना तो पता है कैसा नजर आएगा आपको वहाँ पे जाके, E इक्विवेलेंट बराबर वहाँ लिखा मिलेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस EN अपॉन RN डिवाइड बाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा। यानी क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 में लिख नहीं रहा हूँ तो प्लस 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 1 अपॉन RN, ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ पे, ये मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो हो जाएगा वैसे याद, कोई ज़्यादा है नहीं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 अपॉन में कर दिया ना, और टोटल डिवाइड क्या आ रहा है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1। और प्रतिरोध याद करना ही नहीं है, आराम से हो जाता है। तो देखो ज़्यादातर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप बस फॉर्मूला अगर याद है डायरेक्ट तो फॉर्मूला से काम चला दोगे। बहुत रेयर कंडीशन में इसके लिए डेरिवेशन पूछा गया है, लेकिन डेरिवेशन अगर आ गया तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए कोई खास है नहीं है वैसे तो। डायग्राम आप बना ही लोगे पूरा का पूरा। जैसे आपने डायग्राम बनाया तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ से जो धारा गई है I इक्विवेलेंट जो गई है वो सब में बटी होगी, तो धारा किसके बराबर हो गई होगी, I1 I2 I3 I4 इन सभी के योग के बराबर हो गई होगी। और हम जानते हैं V किसके बराबर होता है, E माइनस आई आर होता है। यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली, E माइनस वी अपॉन आर। अब इन सभी धाराओं की जगह ये वैल्यू पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, करते जाओ। फिर R इक्विवेलेंट को दोनों तरफ डिवाइड करके दो टर्म बनेंगी, E वाली एक तरफ ले लो, V वाली एक तरफ ले लो। E वाले को E वाले के साथ कंपेयर कर दो और V वाले को V वाले के साथ कंपेयर कर दो। बस कंपेयर करते ही, तुरंत कंपेयर करते ही आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, कंपेयर करते ही ये पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। इधर से ये मिल जाएगा और इधर से ये मिल जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का तो वही पैटर्न है और E इक्विवेलेंट का ये आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि n एक समान शेल समांतर क्रम में संयोजित कर दी गई है, कितनी कर दी गई है समांतर क्रम, n एक समान, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है उसका। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n एक समान सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। तो n एक समान शेल हैं और कैसे जुड़ी हुई हैं भाई, वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मान लिया E है और ये कितना है R, ये E और ये R। इसी तरीके से n जुड़ी हुई होंगी, ऐसे करके मैं बना देता हूँ यहाँ पर और फाइनली इधर मैं लिख देता हूँ। तो ये n टाइम्स जुड़ी हुई है, E है और ये R है, n बार जुड़ी हुई है लगातार। और ये सभी किसी न किसी बाह्य प्रतिरोध R से भी जुड़ी हुई होंगी, तो कैपिटल R से मैंने जोड़ दिया। तो कितने बार जुड़े हुए हैं, n बार जुड़े हुए हैं।
करते हैं भाई इसका। अब ई नेट का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप ई नेट निकाल सकते हो। पहले मैं आर नेट निकाल लेता हूँ। तो 1/r नेट कैसे लिखोगे भाई, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितनी बार जुड़ा हुआ है भाई ये, n बार जुड़ा हुआ है। इसका तो हमने पहले भी निकाला था। 1/r नेट कितना निकल के आ जाएगा भाई, n/r, यानी r नेट कितना आ जाएगा यहाँ से, r/n, कितना आ जाएगा, r/n। ये तो आंतरिक प्रतिरोध आ गया सीधा सीधा। और अगर आपको ई नेट निकालना है पूरा, ई नेट देखो कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गया, ये नहीं होगा भाई छोटा, ये पीपीटी पे चल रहा है, होगा नहीं। देखो ई नेट अगर मुझे निकालना, कहाँ चला गया, ई नेट अगर मुझे निकालना है तो ई नेट कितना आ जाएगा, E1/R1, ये होता ना फॉर्मूला, तुरंत रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, देखना भाई, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस EN/Rn, ऐसा कुछ मिलेगा। कितनी बार आ रहा है ये, n बार। डिवाइड बाई क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, ई नेट बराबर, ये एलसीएम तो आर आ रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो कितना मिलेगा ऊपर, NE/R, डिवाइड बाई 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, N/R, तो N/R, तो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ गया होगा, R से R खत्म, N से N खत्म, यानी E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है भाई, E के बराबर ही आ रहा है। और इसके ऊपर ज़्यादातर कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे से बनेंगे, क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे पास में 20 शेल हैं और 20 एक समान सेल हैं, उनका जो वैद्युत वाहक बल है प्रत्येक का वो 10 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो दे रखा है 2 ओम, ये दे रखा है। तो इन सभी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने पे बताओ कुल वैद्युत वाहक बल कितना मिलेगा। तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना मिलेगा भाई, जितना एक सेल का है वही किसका आएगा, नेट वाला भी आएगा, यानी 10 ही आंसर आ जाएगा आपका सीधा। कुछ नहीं करना, जोड़ना ना घटाना ना कुछ करना, बस सीधा सीधा है। 10-10 वोल्ट की दे रखी है, चाहे 20 हो, 1000 हो, 100 हो, कितनी भी हो, आंसर कितना मिलेगा, 10 ही आ जाएगा। 20-20 वोल्ट की है तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सा है, ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, और ये कितना आता है, आर नेट अगर निकाला तो R/n आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही है कि E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन में 1/R इक्विवेलेंट कर दो। वहाँ से आप समांतर क्रम में अगर संयोजित शेल हैं तो उनका आप आराम से निकाल सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके और दिखा देता हूँ मैं, कैसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन, ये है ना, आपसे पूछा जाएगा कि आई इक्विवेलेंट बता दो कितना हो जाएगा। क्या पूछा गया है, आई इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो, तो समांतर क्रम में है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ई इक्विवेलेंट, तो E1/R1, E1 कितना है भाई 10 अपॉन R1 कितना है 1 प्लस E2/R2। अच्छा, यहाँ पर फिर से आप देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले होते सब एक जगह धारा भेज रहे होते, अब ये उल्टा आ गया, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस के E2 कितना है 10 अपॉन R कितना है, ये 1 ही के बराबर है, और प्लस E3 कितना है भाई 10 अपॉन में R कितना है 2 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या कह रहे हो, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 1/R नेट R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट आप ऐसे ही लिख दो, और ऊपर पहले निकाल लो 1/R इक्विवेलेंट है कितना। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस कितना आ जाएगा भाई 1/2। तो एलसीएम कितना आ रहा है 2, यानी 2 + 2 + 1 कितना आ रहा है भाई 5/2, यानी R इक्विवेलेंट ये आ रहा है आपका। करते इसे सॉल्व, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, या सीधा सीधा लिख लो ना ऐसे, ये 10 है,
ये 10 है, ये माइनस के 20 है और ये कितना है 5 डिवाइड बाई 1/r इक्विवेलेंट। 1/r इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखोगे 5/2, ठीक है। ई इक्विवेलेंट आ गया -5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस के 5 दूनी 10, 10/5 तो कितना आ जाएगा भाई, सीधा सीधा काट दो ना इसे, 2 आ गया, माइनस के 2 वोल्ट। इस तरीके से हमारा ये आएगा, ई इक्विवेलेंट आ गया 2 वोल्ट। माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का मतलब है जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा था वास्तव में धारा इधर नहीं जा रही होगी बल्कि किधर जा रही होगी, इस तरफ जा रही होगी। अगर पॉजिटिव में आता तो बिल्कुल ठीक ही था, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, आई नेट। तो आई नेट किसके बराबर होगा, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर। ई नेट कितना आया है 2, मैग्नीट्यूड ले लो अब तो आप बस 2 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है भाई, यहाँ से आर इक्विवेलेंट आएगा 2/5, तो ये आएगा 2/5 प्लस में कितना आएगा आर कितना दे रखा है 10, 2 बट्टे ये आ रहा है आपका 5 चौक 20 यानी 0.4 प्लस 10 यानी 2/10.4। इसे सॉल्व करेंगे ये हमारी धारा निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है सबसे पहले क्या निकालोगे, आर ई इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट अलग से निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, आराम से देख देख के वैल्यूज पुट करो और वैल्यू पुट करने के बाद में धारा आप इजीली निकाल पाओगे यहाँ से, ये ठीक है। तो ये है पूरा शेल्स का संयोजन के ऊपर फॉर्मूला पता होना चाहिए और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बन सकते हैं। टफ से टफ न्यूमेरिकल बस ऐसा ही बन सकता है, अदरवाइज़ तो तुम्हारे लिए तो ज़्यादातर कैसे मिलेंगे, एक ही टर्मिनल वाले मिलते हैं, ठीक है। बस इतना घुमा सकते हैं कि वो टर्मिनल को बदल सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, पूरा लिख लो आप इसे, ठीक है। यहाँ से करना है, लिख लो इसे।